आसिम वकार, आपकी तो सरकार चली गई तेलंगाना से, कांग्रेस की सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगा आज तो आपके सीने पर छुरियां चल रही होंगी। आप खुश हो रहे हैं आसिम वकार? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे अभी बनाए हो चाहे एक हफ्ते के बाद बनाए, वो बनाएंगे किसी बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता को ही मुख्यमंत्री। आप नहीं बनेंगे मानक भाई, डोंट टेंशन, नहीं टेंशन लेने का नहीं, आप नहीं बन रहे। दूसरी बात, मुझे जो बड़ा मजा आ रहा था कि अब चाहे बालकनाथ बने हो चाहे रेवंता रेड्डी बने, दोनों कांग्रेस दोनों जो है आरएसएस से, मतलब अंदाजा लगाइए। मैंने एक ट्वीट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में कांग्रेस के सारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे मुख्यमंत्री कांग्रेसी आरएसएस ही सप्लाई कर दे, मतलब सप्लाई सेंटर एक ही हो जाएगा आरएसएस, बीजेपी में भी उन्हीं के आदमी और कांग्रेस में भी उन्हीं के आदमी। ये सोचने वाली बात है सर। जो अहम मुद्दा है, मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी किसको बनाएगी किसको नहीं बनाएगी, मुद्दा ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। तेलंगाना में जो माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है वो है 2200 करोड़ रुपए का। अब ये बजट कांग्रेस बढ़ाएगी या घटाएगी, ये तेलंगाना की आवाम को देखना है और सरकार को ये देखना है। जो सब्जेक्ट है वो अलग है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना यह है कि हिंदी भाषी प्रदेश जहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर है वहां कांग्रेस फेल हो गई, और जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश है, जो हिंदी हार्टलैंड नहीं है, वहां कांग्रेस को जनता ने सपोर्ट कर दिया और जनता ने बीजेपी को नकार दिया। यानी ये कन्फर्म है कि जो हिंदी हार्टलैंड की लड़ाई है, हिंदी भाषी प्रदेश में लड़ाई है, वहां कांग्रेस ना हिंदुओं का दिल जीत पाई ना मुसलमानों का जीत पाई। आप जो विषय है उसको समझिए। आप 2024 का लोकसभा चुनाव आने जा रहा है। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई टफ होगी। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ताकत लगाकर बड़ी कोशिश करके जो क्षेत्रीय दल है उनको खत्म कर रही है। कांग्रेस ये चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएं और बीजेपी और कांग्रेस आपस में फाइट करें, चाहे इनका बने चाहे उनका बने, कांग्रेस को इसका फर्क नहीं पड़ता है। बस कांग्रेस ये चाहती है कि क्षेत्रीय दल का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। विषय यह है सर। और बाकी मैं समझता हूं कि आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। नहीं आसिम वकार, नहीं, एक सेकंड। आज मुझे लगा, आज कम से कम जनादेश का सम्मान करते हुए आप ये मानेंगे 3 राज्यों में बीजेपी जीती, 1 राज्य में कांग्रेस जीती, आपकी सरकार हार गई। फिर आप एआईएमआईएम की सीटें मुझे मत गिनाइएगा। मान लीजिए ना, नकार दिया आपको और बीआरएस के गठबंधन को वहां तेलंगाना में, वहां की जनता ने, और कांग्रेस पार्टी को जिता दिया, बड़े बहुमत से जिता दिया। जनादेश को स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए सिर आंखों पर। सर मैंने तो बधाई दे दी थी। मैंने ये कहा था कि जो 3 प्रदेशों में बीजेपी सरकार बना रही है उनको भी बधाई, और तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बना ली है, रेवंता रेड्डी मुख्यमंत्री बन गए, उनको बधाई। जनता के जनादेश से कोई इनकार नहीं कर रहा है सर। हाँ। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कोई कर रहा हो नहीं कर रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो यूनिवर्सल मुद्दे हैं उनसे आप इनकार नहीं कर सकते। अब क्या बताइए, क्या मुद्दा है? आपने कहा रेवंत रेड्डी आरएसएस के हैं, थे कभी एबीवीपी में? आपने उन्हीं पर सवाल उठा दिया, बताइए। फिर आप कह रहे हैं बालकनाथ बनेंगे। अगर बन गए बालकनाथ तो क्या हो जाएगा बताइए? योगी जी तो है ना आपके यूपी में, अगर एक और आ गए बाबा सीएम बन के तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं आपसे कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में बालकनाथ को बनाया जाए या विश्वनाथ को बनाया जाए, इसमें मेरा कौन सा उसमें दखल चल रहा है या आपका कौन सा दखल चल रहा है? सर ये विषय नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, विषय है जनता का विकास, इलाकों का विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेशों का विकास।
और जो बड़ी लड़ाई है उसके ऊपर कंसंट्रेशन। आप मजाक उड़ा रहे हैं इसका। मैंने कहा रेवंत रेड्डी आरएसएस से आए और मुख्यमंत्री बन गए। अरे आप भी तो समाजवादी पार्टी से आए थे, मैंने आप चले गए एआईएमआईएम में। भविष्य में तो रेवंत रेड्डी क्यों आरएसएस से, एबीवीपी से, टीडीपी से कांग्रेस में नहीं आ सकते? तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपसे, कांग्रेस पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी जो जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है वो है आरएसएस। कांग्रेस पार्टी के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। राहुल गांधी अपनी हर जो भाषण उनके होते हैं उनमें मैक्सिमम जो उनके लॉजिक्स होते हैं वो एंटी बीजेपी वो एंटी आरएसएस है। वो आरएसएस को मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी हैं वो देश विरोधी मानते हैं। उनका मानना यह है कि आरएसएस एक कैडर है और कैडर कभी ना मरता है ना बदलता है। आरएसएस में जो कैडर तैयार किया है, जब से हम लोग अक्सर बात करते हैं कि आरएसएस ने अपने आदमी फौज में घुसड़ दिए, आरएसएस ने अपने आदमी पुलिस में घुसड़ दिए, आरएसएस ने अपने आदमी फला जगह घुसड़ दिए। अरे सेना और पुलिस को तो छोड़ दीजिए, सेना और पुलिस को तो छोड़ दीजिए, राजनीति तक सीमित रखिए। और उसमें भी आपको पता है, जैसे मैंने कहा, आप भी तो समाजवादी पार्टी में थे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे, फिर बाकी किसी विपक्षी पार्टी में चले गए। विपक्षी पार्टियों के नेता पहले कांग्रेस में, समाजवादी में, आरजेडी में, फिर बीजेपी में आ गए। ये तो चलता रहता है। अरे मेरे भाई, अरे मैं आपके हाथ जोड़ूं, आप रेवंत रेड्डी को इतना मतलब बॉडीगार्ड क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई मैं रेवंत रेड्डी को नहीं, मैं तेलंगाना के जनादेश को उसका बचाव कर रहा हूं। मैंने तो जनादेश को स्वीकार करिए। मान लीजिए आपको नकार दिया वहां की जनता ने। सलाम। नहीं सर, जनादेश को सलाम। मैंने सिर्फ एक लाइन बोली है जो अहम है, जिस पर आपको गौर करना है। मैंने ये कहा कि भविष्य में मुझे लगता है कि सारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे मुख्यमंत्री बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आरएसएस सप्लाई करेगी। ओके, आशुतोष के पास जा रहा हूं। ये है मेन लाइन। ऑल राइट, ओके आशुतोष, इनकार कर दीजिए आप। आसिम वकार एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद जा रहा हूं बृजमोहन श्रीवास्तव के पास। बोल दीजिए। जी देखिए आशुतोष भाई, जब से एमआईएम बनी तब से लेकर आज तक इस बात की गारंटी है कि एमआईएम ने कभी ना बीजेपी को सपोर्ट किया, ना बीजेपी से सपोर्ट लिया, ना हम भविष्य में कभी करेंगे। बाकी सबकी गारंटी है, आपकी भी गारंटी है कि आप बीजेपी में कल को अगर जरा बड़ा ऑफर आ जाएगा तो आप भी चले जाएंगे। माने गुप्ता जी को ऑफर आ जाएगा, ये भी चले जाएंगे। सापरा साहब को ऑफर आ जाएगा, ये भी चले जाएंगे। लेकिन हमारी और असद साहब की गारंटी है, आपसे वादा कर रहे हैं कि हम कहीं, हमारा कोई संबंध बीजेपी से ना था, ना है, ना रहेगा। एआईएमआईएम से कौन सा ऑफर आया था? इस बात की गारंटी आसिम वकार, एआईएमआईएम से कौन सा ऑफर आया था जब समाजवादी पार्टी में थे, जो चले गए उधर? हम तो कह रहे हैं एमआईएम ऑफर कर दे। ऑफर अगर आया होता तो किसी ओहदे पे बड़े होते सर, मंत्री होते। हाँ। नहीं, अगर ऑफर आया होता तो किसी बहुत बड़े ओहदे पर होते, मंत्री होते, राज्यसभा होते, एमएलसी होते। हाँ। तो कुछ बने तो नहीं, तो ऑफर तो नहीं था। अच्छा, ये थी मुसलमान कौम से मोहब्बत। हाँ। क्योंकि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों को निगलेक्ट कर दिया गया। अभी मैं सवाल पूछ लूं आशुतोष साहब से, 4 स्टेट तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और 4 स्टेट में कांग्रेस के पास सिर्फ 7 मुसलमान विधायक। 230 वाले मध्य प्रदेश में आपके पास सिर्फ 2 विधायक, आपने 2 ही टिकट दिए। छत्तीसगढ़ में कोई टिकट नहीं। अरे आशुतोष से क्यों पूछ रहे हैं सवाल? सापरा जी से पूछिए ना। आशुतोष थोड़े प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सापरा जी जवाब देंगे। मैं भी कर रहे इसलिए पूछ रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ। 4 स्टेट में कांग्रेस के पास सिर्फ 7 विधायक और एमआईएम के पास मुसलमानों के सिर्फ हैदराबाद में 7 विधायक। और आप मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के आप। अच्छा, आशुतोष जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ आशुतोष बोलिए, बोलिए। तेलंगाना में एमआईएम मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है। जवाब दूंगा, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? हाँ सापरा जी, आ रहा हूं। आशुतोष बोलिए। एमआईएम मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन कौन से मुसलमानों की पॉलिटिक्स करती है? सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों की पॉलिटिक्स की बात करती है, सिर्फ 7 सीटों के मुसलमानों की बात करती है।
अगर आप मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं तो इस देश के अंदर कम से कम पूरे तेलंगाना में खड़े होइए ना। आप बड़े पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। खड़े होइए, बीआरएस को चैलेंज करिए, कांग्रेस को चैलेंज करिए 119 सीट में। आज नहीं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपकी हैसियत हो जाएगी, आपकी हैसियत हो जाएगी। लेकिन आप 7 सीट से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये कौन सी मजबूरी, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आप यूपी में चले जाएंगे, आप मध्य प्रदेश में चले जाएंगे, आप गुजरात चले जाएंगे, तो ये इस राजनीति को, इस देश की जनता को समझना पड़ेगा ना। एमआईएम पॉलिटिक्स कौन सी कर रहा है? ये इनकी पॉलिटिक्स किस पार्टी को फायदा पहुंचा रही है? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई मेरे बात तो सुन लीजिए। फायदा पहुंचा रही है। ओके, आसिम वकार बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए सर, बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैं खाली आशुतोष भाई से पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश में किसने हराया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किसने हराया और राजस्थान में किसने हराया? अब एमआईएम का नाम ना लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में तो हम लड़े नहीं, मध्य प्रदेश में 3 सीटें लड़े, राजस्थान में हमारी 10 में से जो 10 सीटें लड़े उनमें 1500 वोट आए, सबको मिला के। आप हारे कैसे? अरे आप क्या आशुतोष थोड़े हारे हैं? आप हारे कैसे बोल रहे हैं? आशुतोष थोड़े हारे हैं। आपको हिंदू वोट नहीं मिलता सर। अरे आप कैसे हारे? मानक, ये इनके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी को जो 40% वोट मिले हैं वो इस देश के हिंदुओं के वोट नहीं है, वो इस देश के मुसलमानों के वोट नहीं है, वो होनोलुलु से आए हैं। ये कौन सी डिबेट कर रहे हैं वकार साहब? ये लोकतांत्रिक डिबेट कर रहे हैं, कौन सी डिबेट कर रहे हैं? मुझे पूछिए, ये 40% वोट मिला है, इसमें हिंदू नहीं है। नहीं आशुतोष, आज पता है, आज आसिम वकार के सीने में वाकई एक दर्द होगा। वो दिखा नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो रेवंत रेड्डी को भी लपेट रहे हैं, बीजेपी को भी लपेट रहे हैं, आपको भी लपेट रहे हैं। लेकिन आज उनसे वाकई अगर कहा जाए कि अपने दिल के अंदर झांक के बताइए क्या चल रहा है। एक सरकार थी उनकी मिलीजुली तेलंगाना में, वो भी आज चली गई। अब पता नहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका क्या होगा। एक लोकसभा सीट के अलावा कुछ और मिलेगा या नहीं मिलेगा हैदराबाद के अलावा। सर ये भी परेशान जरूर होंगे आज, इसीलिए आज आशुतोष जी के बीच में ही है क्या? सापरा जी एक सेकंड बस आ रहा हूं, एक सेकंड जरा। ब्रिजमोहन जी बिल्कुल नहीं बोले, ब्रिजमोहन जी को एक मौका दे रहा हूं, उसके बाद सापरा जी और आरपी सिंह की डिबेट होगी। तो कमाल हो रहा है सर। नहीं, ये तो कमाल हो रहा है। सारी डिबेट आपने उन दोनों से कर ली, हमको क्यों बुलाया? पूरे भारत में ना तो बहुजन समाज पार्टी की कहीं सरकार है, वो कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी की कहीं सरकार है, दे रहे हैं, और ना एमआईएम की सरकार है। तो सब एक ही जगह खड़े हैं सर। ओके, अब रुक जाइए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, उसके बाद आ रहा हूं सापरा जी और आरपी सिंह। ब्रिजमोहन जी, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार, 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार।